गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बेटा, समाजशास्त्र में हम अध्याय 4 पाश्चात्य समाजशास्त्री एक परिचय पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय और उनके वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के बारे में पढ़ा। और बच्चों, आज हम एमिल दुर्खाइम का जीवन परिचय तथा दुर्खिम के समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, एमिल दुर्खिम का जन्म सन 1858 में पूर्वी फ्रांस के एपिनोल नामक कस्बे में एक यहूदी परिवार में हुआ था और दुर्खिम की प्रारंभिक शिक्षा एपिनोल में ही हुई। शुरू से ही दुर्खिम जो थे वो प्रतिभाशाली और परिश्रमी विद्यार्थी थे। एपिनोल के एक कॉलेज से ही उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और उस समय फ्रांस में एकोल अकादमी एक विश्व प्रसिद्ध शिक्षण संस्था थी, जिसमें प्रवेश लेने के कारण दुर्खिम का संपर्क उन अनेक प्रतिभावान छात्रों से हुआ जिन्होंने आगे चलकर फ्रांस के बौद्धिक जीवन में अपना योगदान दिया। बच्चों, दुर्खिम अपने आप को किसी ऐसे विषय में अध्ययन में लगाना चाहते थे जिसके द्वारा वो कुछ प्रमुख नैतिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढ सके तथा समाज की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए उनके कारणों की खोज कर सकें। अपने अध्ययन के दौरान दर्शन शास्त्र में विशेष रुचि होने के कारण सन 1882 से 1887 के बीच दुर्खिम ने पेरिस के समीपवर्ती अनेक स्कूल में दर्शन शास्त्र के शिक्षक के रूप में काम किया। इसके बाद उन्होंने जर्मनी जाकर अर्थशास्त्र, सांस्कृतिक मानवशास्त्र तथा मनोविज्ञान का व्यापक अध्ययन करना शुरू कर दिया। जर्मनी के समाज विज्ञानियों से ही उन्हें ये समझने की प्रेरणा मिली कि नैतिकता की सामाजिक जड़ें क्या हैं तथा किस प्रकार नीति शास्त्र को एक स्वतंत्र और वैज्ञानिक विषय बनाया जा सकता है। और इस संबंध में बच्चों, दुर्खिम ने जो लेख लिखे उससे उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। फलस्वरूप वो 29 वर्ष की आयु में सन 1887 में बोर्डियोयाक्स विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के शिक्षक नियुक्त हो गए। और फ्रांस में जब कॉम्ट के प्रभाव से समाजशास्त्र के प्रति विद्वानों की रुचि बढ़ने लगी, तब दुर्खिम ने भी समाजशास्त्र को एक उपयोगी विज्ञान के रूप में देखना शुरू कर दिया। उनकी इसी रुचि को देखते हुए बोर्डियाक्स विश्वविद्यालय के दर्शनशास्त्र विभाग ने समाज विज्ञान का पाठ्यक्रम भी शुरू कर दिया। सन 1898 में दुर्खिम ने एक समाजशास्त्रीय पत्रिका का संपादन करना शुरू किया, जिससे समाजशास्त्र में रुचि रखने वाले युवक विचारकों को अपने विचारों को स्पष्ट करने का अवसर मिल सके। इस समय तक दुर्खिम की गणना फ्रांस के एक प्रमुख विद्वान तथा शिक्षा शास्त्री के रूप में की जाने लगी थी। फलस्वरूप सन 1902 में उन्हें फ्रांस के पेरिस विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त कर दिया गया। समाजशास्त्र से संबंधित दुर्खिम की रुचि और उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए सन 1913 में दुर्खिम द्वारा संचालित विभाग का नाम बदलकर शिक्षा शास्त्र एवं समाजशास्त्र विभाग कर दिया गया। इस प्रकार सन 1838 में कॉम्ट ने फ्रांस में समाजशास्त्र के नाम से जिस नए विज्ञान की कल्पना की थी, सन 1913 में दुर्खिम ने फ्रांस के पेरिस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का पहला प्रोफेसर बनकर उसे एक मान्यता प्राप्त विषय का रूप दे दिया। समाजशास्त्र को एक नए विज्ञान के रूप में स्थापित करने के लिए दुर्खिम ने बहुत से महत्वपूर्ण लेख लिखने के साथ अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिन्हें समाजशास्त्र की शास्त्रीय परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। 15 नवंबर सन 1917 में 59 वर्ष की आयु में दुर्खिम का निधन हो गया।
समाजशास्त्र पर दुर्खिम का दृष्टिकोण। बच्चों, दुर्खिम वो पहले समाजशास्त्रीय विचारक थे जिन्होंने समाजशास्त्र को एक नए दृष्टिकोण के आधार पर विकसित करने पर बल दिया। समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए उन्होंने लिखा है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अब बच्चों, सामूहिक प्रतिनिधान क्या है, इसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि प्रत्येक समाज में व्यवहार के अनेक ऐसे महत्वपूर्ण तरीके होते हैं जिनका विकास सामूहिक चेतना के आधार पर होता है और हमारे सामाजिक मूल्य, नैतिक नियम, धर्म, श्रम विभाजन तथा सामाजिक संस्थाएं सामूहिक प्रतिनिधान के कुछ उदाहरण हैं। इन्हें पूरे समूह की स्वीकृति मिलने के कारण ये इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि व्यक्ति इनकी अवहेलना करके कोई व्यवहार नहीं कर पाता। उनके समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की दूसरी विशेषता यह है कि उन्होंने सबसे पहले इस बात पर बल दिया कि दूसरे प्राकृतिक विज्ञानों की तरह समाजशास्त्र से संबंधित विषयों का अध्ययन भी क्षेत्र कार्य अथवा आनुभाविक आधार पर करने से सामाजिक घटनाओं को वैज्ञानिक आधार पर समझा जा सकता है। समाज में श्रम विभाजन। बेटा, दुर्खिम के सामाजिक चिंतन में श्रम विभाजन के सामाजिक सिद्धांत का महत्वपूर्ण स्थान है। दुर्खिम से पहले अनेक सामाजिक विचारकों ने श्रम विभाजन की विवेचना आर्थिक आधार पर की थी। दुर्खिम वो पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने अपनी पुस्तक डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में उत्विकास की प्रक्रिया के आधार पर आदिम समाजों से लेकर वर्तमान समाजों तक सामाजिक एकता की प्रकृति में होने वाले परिवर्तन को श्रम विभाजन के सामाजिक सिद्धांत के द्वारा स्पष्ट किया। दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन एक ऐसा सामाजिक तथ्य है जिसके अनुसार समाज में एक विशेष तरह की एकता विकसित होती है तथा जिसका काम लोगों को एक दूसरे के निकट लाना होता है। बच्चों, दुर्खिम द्वारा प्रस्तुत श्रम विभाजन के सामाजिक सिद्धांत का उद्देश्य सामाजिक एकता की प्रकृति के आधार पर समाजों का वर्गीकरण करना है। इसे उन्होंने सामाजिक एकता के दो प्रमुख रूपों के आधार पर स्पष्ट किया, जिसे उन्होंने यांत्रिक एकता तथा सावयवी एकता कहा। बच्चों, दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन प्रत्येक युग में सभी समाजों की आवश्यक विशेषता रही है। प्राचीन समाज का आकार बहुत छोटा होता था, लेकिन इस तरह के समाज आत्मनिर्भर प्रकृति के थे। ऐसे समाज में पाई जाने वाली एकता लोगों के व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित थी। जो व्यक्ति समाज के किसी मानदंड या आदर्श नियम की अवहेलना करते थे, उन्हें दमनकारी कानूनों द्वारा कठोर दंड दिया जाता था और इन समाजों में व्यक्ति सामूहिक इच्छा से बंधकर एक मशीन की तरह काम करता था। इसी कारण दुर्खिम ने ऐसी एकता को यांत्रिक एकता के नाम से संबोधित किया। और बच्चों, आधुनिक समाजों की मुख्य विशेषता है सावयवी एकता। ये एक ऐसी एकता है जिसमें विभिन्न स्वार्थों और विशेषताओं के लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और अपने विभिन्न स्वार्थों को पूरा करने के लिए व्यक्ति एक दूसरे के निकट आकर कुछ विशेष उद्देश्यों के आधार पर ऐसे संगठन बना लेते हैं जिससे उनकी एक अलग पहचान बन। इन समाजों का आकार बहुत बड़ा होने के कारण जब सभी लोगों की पारस्परिक निर्भरता बहुत अधिक बढ़ जाती है, तब उनकी पारस्परिक क्रियाओं और संबंधों का रूप भी बदल जाता है। वर्तमान समाज में बढ़ता हुआ सामाजिक और आर्थिक श्रम विभाजन इसी दशा का परिणाम है। बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम मैक्स वेबर का जीवन परिचय तथा नौकरशाही पर वेबर के विचार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।